हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं शुभम मिश्रा आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लेक्चर 1 लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, चार्ज के बारे में और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बेसिक जानकारी के बारे में। तो आइए हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में हर एक चीज किससे बनी हुई है? मैटर से बनी। आप ये जानते हैं हमारे यूनिवर्स में हर एक चीज मैटर से बनी हुई है और इस मैटर में बहुत सारे एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल हैं, बहुत सारे एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं और इन सारे के सारे चार्ज पार्टिकल में तीन चार्ज पार्टिकल हमें पता है, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम जानते हैं कि मैटर है और मैटर के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं और इन्हीं एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल के कारण हमारे पास तीन चार्ज पार्टिकल है, जिसमें एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम है प्रोटॉन और तीसरे का नाम है बेटा न्यूट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और एन को हम लोग, न्यूट्रॉन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें तो क्या इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है और प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। सॉरी, 6.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है और उसी जगह न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो 6.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। अगर हम बात करें इन दोनों चार्ज पार्टिकल में, तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल की बात करें तो ये अभी चार्ज नहीं है, अभी ये सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स में अगर हम बात करें तो इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन दोनों के पास अपना मास है। हमने मान रखा है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हमने एम से डिनोट कर दिया है और मास ऑफ प्रोटॉन को हमने डिनोट कर दिया है एमपी से। तो हम ये अच्छे से जानते हैं, हमने अपने क्लासिकल मैकेनिक्स में ये पार्ट पढ़ रखा होगा कि जो हमारा दो मास का सिस्टम होता है, दो मास सिस्टम का जो फॉर्मूला लगता है उसी फॉर्मूला को न्यूटन्स ने दिया था और न्यूटन का वो फॉर्मूला जो होता है वो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता था। तो हम अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। कहने का मतलब यहाँ ये साफ है कि इस अगर एलिमेंट्री पार्टिकल में मास है तो दोनों मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स 100% लगेगा। ये बात आप समझ गए बच्चों। अब हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। जिस तरीके से ये एलिमेंट्री पार्टिकल मास लेकर चलते हैं, उसी तरीके से ये एलिमेंट्री पार्टिकल कुछ चार्ज भी लेकर चलते हैं और इनका चार्ज कितना होता है वो हम जानते हैं। अगर इनके चार्ज की बात करें तो इनके चार्ज की प्रॉपर्टी हमें सबसे पहले पढ़नी पड़ेगी कि चार्ज क्या होता है। ये तीन एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल को डिवाइड कर लेते हैं यहाँ। ये एलिमेंट्री पार्टिकल हैं और इसी एलिमेंट्री पार्टिकल में ये है इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन और ये है न्यूट्रॉन। जहां पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 होता है और जो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। नो 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 नो, ये चार्जलेस होता है, ये चार्जलेस होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। अब बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ड्यू टू मास कौन सा फोर्स लग रहा था?
ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स लग रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। लेकिन ड्यू टू चार्ज के कारण, ड्यू टू चार्ज इनमें एक स्पेशल टाइप का फोर्स लगता है बच्चा, और जो स्पेशल टाइप का फोर्स लगता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। उसे हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स चार्ज के कारण आता है। किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल में जब चार्ज मौजूद होगा तो वहां पर आएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स, और जब इसी एलिमेंट्री पार्टिकल में मास मौजूद होगा तो आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दो तरीके के फोर्स किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल में ड्यू टू चार्ज और ड्यू टू मास के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स किस किस टाइप के नेचर के होते हैं। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल फोर्स दो नेचर के होते हैं। एक इनका होता है रिपल्सिव नेचर, और एक इनका होता है अट्रैक्टिव नेचर। रिपल्सिव नेचर कब होगा? जब सेम चार्ज होंगे आपस में, जब सेम चार्ज होंगे, सेम चार्ज होंगे तब ये रिपल्सिव नेचर होगा, और जब डिफरेंट चार्ज होंगे, डिफरेंट चार्ज होंगे तब अट्रैक्टिव नेचर होगा। आई होप आपको यहाँ तक का पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि चार्ज में इलेक्ट्रिकल फोर्स तो होता है, लेकिन चार्ज में इलेक्ट्रिकल फोर्स होने के नाते ये एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं चार्जेस होल्ड्स स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो पहली प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं और वहां दुकान में जाकर आप किसी व्यक्ति से, जो दुकानदार है, उससे आप ये कभी नहीं कहते हैं कि मुझे पौने पेन दे दीजिए या 1.5 पेन दे दीजिए। आप उससे कहते हैं कि मुझे एक पेन दे दीजिए, या तो वो ब्लू पेन होनी चाहिए या ब्लैक पेन होना चाहिए, चाहे कोई भी पेन हो। आप उसे 1.5 या पौने का नाम ना लेकर एक पेन, दो पेन, तीन पेन की तरह नाम लेते हैं। मतलब उनसे जो आप नंबर की बात करते हैं वो इंटीग्रल नंबर की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या होता है, जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, इस एलिमेंट्री पार्टिकल में जो चार्ज का एडजस्टमेंट होता है वो इंटीग्रल ऑर्डर में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में, मतलब कि गिनती के फॉर्म में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। और ये इंटीग्रल मल्टीपल में क्वांटाइज्ड के मतलब यही है कि किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल में जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज होगा वो कुछ इस स्टेप में चलेगा। इस स्टेप में चलेगा 1e 2e 3e 4e 5e डॉट 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 ये जाएगा एनी तक। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला निकल के आएगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी निकल के आएगा। ये चार्ज की पहली प्रॉपर्टी शो होती है, ये चार्ज की पहली प्रॉपर्टी शो होती है। अब हम चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी में आते हैं कि चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी जो है, चार्ज दो नेचर का फोर्स एक्सर्ट करता है, चार्ज दो नेचर का फोर्स एक्सर्ट करता है। चार्ज exert two nature of forces, two nature of forces, two nature of forces, attractive nature, attractive nature and repulsive nature. Are you getting my point? Attractive nature and repulsive nature. अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या चार्ज कंजर्व होता है? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या चार्ज कंजर्व होता है? चार्ज इज कंजर्व। अब यहां पर किस चार्ज की बात हो रही है? इसकी बात। चार्ज इज कंजर्व का मतलब हो गया कि आप ये ध्यान दीजिएगा कि चार्ज को हम एक्सर्ट भी कर सकते हैं
और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा नेट चार्ज रहेगा वो हमेशा जीरो रहेगा, मतलब कि वो कंजर्व रहेगा। चार्ज, द नेट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को एक्सर्ट किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन जो नेट चार्ज मतलब जो टोटल चार्ज रहेगा वो पूरी तरीके से जीरो रहेगा, वो पूरी तरीके से कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन का मतलब यही होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, इसमें एक सिंगल फॉर्मूला निकल के आता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। और दूसरा हमने देखा चार्ज जो होता है वो दो नेचर का फोर्स एक्सर्ट करता है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स एक्सर्ट करता है और रिपल्सिव नेचर का फोर्स एक्सर्ट करता है। तीसरा हमने देखा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, चार्ज को एक्सर्ट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज जो होगा ये नेट चार्ज जीरो होगा। अब हम एक बात करते हैं कि चार्ज जो होता है वो फ्रिक्शन को कैसे कैटेगरी में लाता है, मतलब उसमें फ्रिक्शनाइज कर कर हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फ्रिक्शन की बात की, और फ्रिक्शन में हम बात क्या करते हैं, एक बॉडी ए लेते हैं और एक बॉडी बी लेते हैं, ठीक है। ए बॉडी पर हम ले लेते हैं एम्बर को, और बी बॉडी में हम ले लेते हैं कोई बॉडी ले लेते हैं, पीस ऑफ पेपर को ले लेते हैं, पीस ऑफ पेपर। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, एम्बर में हम मान के चल रहे हैं कि एम्बर में इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम्बर एंड number of proton in piece of paper। तो हो गया क्या बच्चों कि जब हम इस ए पार्ट में एम्बर है और बी पार्ट हमारा पीस ऑफ पेपर है, पीस ऑफ पेपर में नंबर ऑफ प्रोटॉन है और ए में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही हम इस ए को और इस बी से रब करेंगे तो रब करने में क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे और इसके प्रोटॉन इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे, और ओवरऑल कंडीशन क्या होगा कि ए के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और बी के पास क्या होगा, निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। अब क्या होगा कि पहले क्या था, पहले जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एम्बर आर ट्रांसफर्ड इन द बी एंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द बी आर ट्रांसफर्ड इन द ए। इस कंडीशन पे हम कहेंगे कि ए जो पार्ट है, ये ए बॉडी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकली चार्ज है, और इलेक्ट्रिकली चार्ज होने पर इसने क्या किया, इस पीस ऑफ पेपर को, लाइटर बॉडी को अट्रैक्ट करना चालू कर दिया। और एक केस यहाँ पर ये आता है कि ए के पास जब पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और बी पार्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन कम थे, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ। आपने देखा होगा कि कभी भी आप जब पटरी को अपने बालों में रब करते हैं और रब करने के बाद किसी लाइटर बॉडी के पास ले जाते हैं, तो ये पटरी क्या करती है, लाइटर बॉडी को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि पीस ऑफ पेपर। इसका भी केस यही आता है। इतना आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम समझते हैं बच्चों कि हमारे पास चार्ज को पढ़ने के बाद चार्ज की कुछ यूनिट देखते हैं कि क्या होती है। जिस तरीके से हम फिजिक्स में मास की डेफिनेशन, लेंथ की डेफिनेशन, टाइम की डेफिनेशन को सही तरीके से नहीं बता सकते, उसी तरीके से चार्ज की डेफिनेशन को भी हम सही तरीके से नहीं बता सकते।
लेकिन चार्ज जो होता है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी के तौर पर काम करता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी के तौर पर काम करता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी एक्सर्ट ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, ये चार्ज की एक्चुअल डेफिनेशन निकल के आती है। अब हम बात करते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। चार्ज की जो यूनिट होती है वो 1 कूलम होती है। 1 कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर एक सेकंड में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसे हम लोग 1 कूलम का चार्ज कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि कूलम्स लॉ ने क्या कहा था। कूलम्स लॉ ने क्या कहा था इसकी बात करते हैं। कूलम्स लॉ ने ये कहा, बाय कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ बोल सकते हैं। कूलम्स लॉ ने कहा कि अगर कोई दो चार्ज है, मान लीजिए चार्ज Q1 है और यहाँ पर चार्ज Q2 है और दोनों चार्ज रेस्ट पर है। दोनों चार्ज कैसे हैं? रेस्ट पर है। और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस हमने रख दी है r। तो उन्होंने कहा था कि दोनों के चार्ज के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा और इन दोनों के स्क्वायर डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। तो इस कंडीशन पर जब प्रोपोर्शन हटेगा तो यहाँ पर k और ये Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा, जहां पर k को हम लोग कांस्टेंट बोल सकते हैं और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट को हम बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, अब F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और ये वेक्टर R है, ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है, जहां पर F की वैल्यू, जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.98 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ का ये बेसिक रूल हमने जान लिया कि जो दो चार्ज होते हैं उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनकी स्क्वायर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जहां पर k क्या होता है? कांस्टेंट होता है। k जो होता है उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.98 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है बच्चों। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड, हमारे क्लास 11th में एक टॉपिक था जिसका नाम था ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था कि अगर कोई मास है जहां पर एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है, और अगर इस मास m1 को m2 पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है तो सबसे पहले वो अपने आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सर्ट करेगा। और ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सर्ट करने पे जब वो फील्ड लगातार एक्सर्ट करता जाएगा, लगातार ऐसे एक्सर्ट करता जाएगा, तो एक्सर्ट करने पर ग्रेविटेशनल फोर्स की एंट्री होगी और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये मास m1 इसको फील करा देगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बड़े इजी तरीके से समझ लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड को लेने के लिए हमें एक चार्ज लेना होगा Q, और एक चार्ज लेते हैं हम Q2। Q2 को हम बोल सकते हैं टेस्ट चार्ज, या हम इसको पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। Q1 की शर्त ये होगी कि Q1 को कोई भी चार्ज और डिस्टर्ब नहीं करेगा और सिर्फ Q1 ही अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हम बच्चा कह सकते हैं कि यहाँ पर Q1 को
इलेक्ट्रिक फोर्स Q2 पर फील कराने के लिए सबसे पहले एक फील्ड क्रिएट करना होगा, मतलब कि एक फील्ड की जाल बिछानी होगी कुछ ऐसे। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं होती है, बट मैं आपको एक जाल बिछा रहा हूँ। अब क्या करेगा कि अब Q1 किसी भी तरीके से कुछ ऐसा करेगा कि फील्ड क्रिएट होने के बाद Q2 पे फोर्स लगाएगा और सेम अमाउंट में Q2 भी लगा देगा Q1 पर फोर्स। तो इस कंडीशन पर कूलम्ब्स लॉ जो था हमारा वो F इज इक्वल टू आता था, तो अब आएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसने प्रोड्यूस की है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसने प्रोड्यूस की है वो था Q1, और इसी Q1 ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है Q2 पर। तो जिसने फील किया है उस चार्ज को नीचे लिखेंगे, और जिसने फील जो फोर्स है वो F है, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके का फोर्स ही होता है जो कि फील्ड क्रिएट करने पर आता है। इसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे सकते हैं। जहां पर इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट न्यूटन कूलाम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो न्यूटन कूलाम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात करने के लिए हम सबसे पहले एक चार्ज लेते हैं Q, और दूसरा हम एक चार्ज उसी के जस्ट लेते हैं जहां पर पॉइंट P है। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है। किसी भी चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराना है, तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो कुछ इस तरह की। यहाँ से इसकी डिस्टेंस हम R मानकर चल रहे हैं, और यहाँ पर हमारा Q0 है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। जहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और टेस्ट चार्ज की रिलेशन देखें तो हमारा रिलेशन आ रहा था F इज इक्वल टू E अपॉन Q नॉट। अगर हम दोनों इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन माने और सेकंड इक्वेशन माने और दोनों को सॉल्व करें, तो हमारा यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q EQ नॉट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू E, और ये फॉर्मूला Q नॉट कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q आ जाएगा अपॉन R आ जाएगा। ये आपका रिलेशन होता है, यही आपकी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपका रिलेशन होता है। माफ करिएगा कि वहां पर हमने जो एक फॉर्मूला बताया था E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट होता है, इसी रिलेशन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बोलते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था उसमें फॉर्मूला ये एग्जैक्ट होगा, इसका जो यूनिट होगा वो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल का लेक्चर आप देखना मत भूलिएगा। आज का जो लेक्चर है इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका जो मैंने लिखवाया है बोर्ड में उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कल हम फिर इसी जोश के साथ नए लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।